हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 11th की सेकंड पोएम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमलतास का पेड़ होता है उसे इंग्लिश के अंदर लेबरनम बोला जाता है। ठीक है, तो लेबरनम का मतलब हुआ अमलतास का पेड़। ठीक है, और इस पोएम के अंदर पोइट ने जो है एक बताया है कि किस तरीके से एक लेबरनम ट्री है, एक अमलतास का पेड़ है जो प्रारंभ में एकदम शांत और स्थिर अवस्था में है। लेकिन ये शांति और ये स्थिरता तब तक ही रहती है जब तक कि उस पेड़ पर एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया नहीं आ जाती है। और जैसे ही गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया उस पेड़ पर आती है तो उस पेड़ का जो वातावरण है आनंद के शोर से गुंजायमान हो उठता है। एक बहुत ही मनोरंजक वातावरण वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और जब चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाकर वापस चली जाती है तो वापस वो पेड़ जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी चिड़िया के आने से पहले वो शांत और स्थिर था, तो वही उसी अवस्था में वो वापस चिड़िया के जाने के बाद भी उसी अवस्था में आ जाता है। तो किस तरीके से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पोएम में पोइट ने लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच चिड़िया के बीच में जो रिपेइंग रिलेशनशिप है उसे दर्शाने की कोशिश की है। अब उनकी क्या रिपेइंग रिलेशनशिप है वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चिड़िया ने पेड़ को दिया और क्या पेड़ ने चिड़िया को दिया है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनकी, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस पोम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है उन्हें भी मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये पोएम जो है इसे लिखा है टेड ह्यूगस ने। ठीक है, इसके जो पोइट हैं उनका नाम है टेड ह्यूगस। अब पोइट क्या कहता है, पहले स्टेंजा के अंदर पोइट बताता है कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। यानी जो लेबरनम का पेड़ है, जो अमलतास का पेड़ है, एकदम शांत है, बिल्कुल स्थिर है, कोई भी उसमें हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है, यानी पतझड़ का मौसम है। सितंबर के महीने में पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। एक तरह से पतझड़ का मौसम होता है उस वक्त। तो सितंबर का महीना है और जो सूर्य की किरणें जो है पेड़ के ऊपर गिर रही हैं और पेड़ का कलर भी लगभग पीला सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पतझड़ के मौसम में पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। दोपहर का समय है। तो इस सिनेरियो को जो पोइट है वो बयान कर रहा है। आगे पोइट क्या कहता है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और जो उसकी पेड़ की पत्तियां जो हैं वो भी पीली हो रही हैं और बीज जो हैं वो भी पीले होकर गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप, जस्ट अ मिनट, यस, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच। लेकिन जैसी चिड़िया आती है, कौन सी चिड़िया? जिसका नाम है गोल्डफिंच। वो चिड़िया आती है फड़फड़ाती हुई, चहचहाट के साथ अचानक आती है और एक सनसनी पैदा कर देती है। ब्रांच के किनारे पर आकर बैठकर वो एक सनसनी, एक चौंकाने वाले तरीके से वो आती है, अचानक आती है और एक सनसनी पैदा कर देती है। तो यानी इस स्टेंजा का अगर ओवरऑल हम अर्थ देखें तो इसका मतलब ये है, पॉइंट बताता है कि एक लेबरनम ट्री जो है, अमलतास का पेड़ जो है, वो बिल्कुल शांत है, एकदम स्थिर अवस्था में है। सितंबर का महीना है, सूर्य की किरणें उस पेड़ के ऊपर गिर रही हैं और पेड़ का कलर लगभग पीला हो चुका है क्योंकि पत्तियां जो हैं वो पीली हो चुकी हैं और इसके बीज जो है वो भी पीले होकर गिर चुके हैं। लेकिन ये शांति और स्थिरता तब तक ही रहती है जब तक कि उस पेड़ पर एक गोल्डफिंच चिड़िया नहीं आ जाती है। अब जैसे ही वो गोल्डफिंच चिड़िया आती है फड़फड़ाती हुई, चहचहाती हुई और अचानक आती है वो चिड़िया इस पेड़ पर, एक सनसनी पैदा कर देती है और ब्रांच के किनारे पर आकर वो बैठ जाती है। यानी उसके आने के बाद में पेड़ का जो माहौल होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहता है वो देख लेते हैं। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, यानी एक तरह से छिपकली की तरह कुशलतापूर्वक, जिस तरीके से छिपकली दीवार पर चलती है एकदम कुशलतापूर्वक, बिना मतलब बहुत सावधानी के साथ, एकदम अलर्ट होकर और एब्रप्ट एकदम कुशलतापूर्वक। सी एंटर्स द थिकनेस, तो चिड़िया भी उसी तरीके से एकदम छिपकली की तरह बड़ी सावधानी से आती है, स्मूथली आती है एकदम, और फिर एंटर्स द थिकनेस, यानी पेड़ के अंदर, पेड़ का जो घना भाग है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही चिड़िया पेड़ के अंदर प्रवेश करती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मशीन कौन है? मशीन यहाँ पर चिड़िया के बच्चे हैं। यानी जैसे चिड़िया अंदर जाती है तो मशीन का मतलब यानी एक तरह से मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। बच्चों की जो आवाज़ है उसे मशीन से रिलेट करके बताया गया है ना। तो यहाँ पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो जैसे ही चिड़िया पेड़ के अंदर प्रवेश करती है, अपनी माँ को देखकर वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है एक तरह से उनको जो है मशीन की उपमा दी है और पोइट ने कहा है कि माँ के आते ही वो बच्चे जो है मशीन की तरह क्या करने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। ऑफ चिटरिंग, और चूं चूं करने लग जाते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाते हैं।
एंड थ्रिलिंग्स, और इन स्वर कंपन करने लग जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा जो पेड़ है वो एक तरह से कांपने लगता है, हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स, और आनंद के शोर से गुंजायमान हो उठता है। इट इज़ द एंजन ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पर एंजन किसे बताया गया? एंजन बताया गया है चिड़िया को। कौन सी चिड़िया को? गोल्डफिन चिड़िया को। यानी जिस तरीके से इंजन जो होता है वो मशीन के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी तरीके से ये जो चिड़िया है ये अपने परिवार के लिए, यानी जो मशीन है, जो उसके बच्चे हैं, जैसे मशीन, बच्चों को मशीन बताया है पोइट ने, तो उनके लिए क्या है, अपने परिवार के लिए क्या है, ये चिड़िया ऊर्जा का स्रोत है। तो इसलिए इस स्टैंजा में पोइट ने गोल्डफिन चिड़िया को एंजन की उपमा दी है, और गोल्डफिन चिड़िया के जो बच्चे हैं उन्हें क्या कहा है? उन्हें मशीन कहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहता है। सी स्टॉक्स इट फुल, सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर पार्ट फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यानी स्टॉक, जिस तरीके से हम मशीन के अंदर जब कोई ईंधन वगैरह डालते हैं तो उसे बोलते हैं स्टॉक करना, यानी मशीन के अंदर कोई भी पेट्रोल वगैरह हम डालते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्टॉक किया गया है। तो उसी तरीके से वो क्या करती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, तो एक तरह से स्टॉक्स यानी उनका पेट भरती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर बाद में उड़कर वो वापस शाखा के किनारे जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने जो धारीदार चेहरे को दिखाते हैं, यानी उसका जो पहचान, जो उसकी पहचान है वो क्या है, यानी वैसे चिड़िया का कलर पूरा पीला होता है, लेकिन इसके पंख और जो इसका जो चेहरा है उस पर धारीदार मास्क होता है, धारीदार चेहरा होता है, तो वो उसकी पहचान है। तो वो अपनी पहचान को दिखाते हुए क्या करती है, ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है। Then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. और फिर बाद में एक अजीब सी, बहुत ही नाजुक सी सीटी जैसी आवाज़, सीटी की जैसी आवाज़ जैसी चहचहाट के साथ विस्परिंग करती हुई वो चिड़िया जो है अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और जो अमलतास का पेड़ है फिर दोबारा वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, वापस एकदम शांत हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से इस पोम के अंदर पोइट ने गोल्डफिश चिड़िया और लेबनम ट्री के आपसी रिपेइंग रिलेशन को दर्शाने की कोशिश की है। अब रिपेइंग रिलेशन क्या है? जिस तरीके से चिड़िया आती है पेड़ पर, तो पेड़ का वो जो माहौल एकदम चेंज कर देती है, पेड़ को वो खुशी प्रदान करती है, एक आनंद का शोर जो है वहाँ पर गुंजायमान हो उठता है। तो ये चीज़ तो चिड़िया पेड़ को देती है, और पेड़ ने चिड़िया को क्या दिया? पेड़ ने चिड़िया को अपने बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाने का स्थान दिया। तो इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, एक दोनों के बीच में एक रिपेइंग रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को पोइट ने इस पोएम में दर्शाने की कोशिश की है, और बहुत ही शानदार अंदाज में पोइट ने इसमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक चिड़िया जो है पेड़ पर आती है, और पेड़ पर आते ही पूरे पेड़ का जो माहौल चेंज हो जाता है, और बच्चे जो हैं चिड़िया के जो बच्चे हैं उन्हें एक मशीन की उपमा दी गई है। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में इसके अंदर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, और जो चिड़िया है उसे इंजन की उपमा दी गई है। तो इस तरीके से पोइट ने इस पोएम में ये बातें बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो जो है, ये पोएम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब बात कर लेते हैं इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ की गई हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है इन डिवाइसेस के बारे में, तो हर पोएम में ये यूज़ हो रही हैं। तो देख लेते हैं इस फॉर्म में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। तो पहले जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड्स, यानी एक लाइन के अंदर 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं उनकी जब एक ध्वनि होती है, कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के जो वर्ड होते हैं एक लाइन के अंदर, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे कई लाइनें हैं इस फॉर्म में, कई लाइनें हैं जहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है, ट्री ट्रेम्बल्स, द थिकनेस। तो यानी ये वर्ड जो हैं सब में कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो सेम कॉन्सोनेंट जब भी किसी लाइन के अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड होते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेकंड लिटरेरी डिवाइस की, और सेकंड लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, यानी लाइक या एज का यूज़ करते हुए किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में तुलना करना। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर लाइक या एज का यूज़ किया गया है और 2 चीज़ों की तुलना की गई है तो आप मानकर चलें वहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक लाइन आई है इस फॉर्म के अंदर, स्लीक एज ए लिजार्ड, तो एज का यूज़ हुआ है, यानी जिस तरीके से जो कुशलता के साथ जो छिपकली जो है चलती है, तो यहाँ पर एज का यूज़ करके एक तरह से कंपेरिजन किया गया है, चिड़िया का लिजार्ड के साथ कंपेरिजन किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। अगली हमारी लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, यानी कि इन 2 चीज़ों के बीच में तुलना तो होती है, जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड, यानी एक तरह से जो क्वालिटी होती है उसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर
सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब जैसे ही वो गोल्डफिश चिड़िया जो पेड़ के अंदर प्रवेश करती है और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर पोइट ने जो मशीन जो है वो मशीन को उपमा किसको उपमा दी है मशीन की? जो चिड़िया के बच्चे हैं उन्हें मशीन की उपमा दी है। तो इस तरीके से बच्चों का जो चहचहाना है, चिड़िया के बच्चों का चहकना है, उनको उसकी चहचहाट को, बच्चों की चहचहाट को मशीन की आवाज़ से पोइट ने रिलेट किया है। तो यहाँ पर एक तरह से मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर टू द मशीन नॉइज, यानी मशीन की आवाज़ से बच्चों की आवाज़ को मशीन की आवाज़ से कंपेयर किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की लिटरेरी डिवाइस। और फोर्थ नंबर की लिटरेरी डिवाइस हमारी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्यक्तिकरण करना, यानी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग बींग जो हैं उनको ह्यूमन की क्वालिटी दे देना, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमन नहीं है, जो नॉन ह्यूमन है उनको क्या है, ह्यूमन की क्वालिटी दे देना, यही पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है और आनंद के शोर से गुंजायमान उठता है। तो यानी ये जो है यहाँ पर ट्री को जो जिस सेंटेंस में क्या किया गया, एक तरह से पेड़ का मानवीकरण किया गया है, यानी पेड़ में ह्यूमन क्वालिटी, पेड़ को जो है ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम कह सकते हैं यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। अब लास्ट है इस पोम की, उसका मतलब लिटरेरी डिवाइस वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है यानी जब किसी वर्ड के माध्यम से किसी साउंड को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, इज ए वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स, यानी जब कोई वर्ड जो है, कोई भी शब्द है किसी पोम के अंदर और वो शब्द किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर वो शब्द जो है ओनोमेटोपिया के रूप में है। यानी वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है ओनोमेटोपिया। ठीक है, जैसे ट्रिलिंग, काफ़ी वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, ट्रिलिंग, चिटरिंग्स, विशल, चिरप, विस्परिंग्स, ये जितने भी साउंड हैं सभी, इन शब्द जो हैं वो साउंड के शब्द हैं। तो ये सभी शब्द हैं, इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो ये थी लिटरेरी डिवाइस, और ये जो एक्सप्लेनेशन थी इस पोम की, उसे भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जो लिटरेरी डिवाइस हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस पोएम से रिलेटेड, इस पोएम की समरी और इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep watching, keep smiling, keep growing and keep learning, and once again thank you, have a nice day.